चलिए आज हम लोग बात करते हैं एडवांस अकाउंट से जो चैप्टर आप लोगों का पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एडवांस अकाउंटिंग से आप लोग का अधिकार शुल्क मीन्स रॉयल्टी पूछा जाएगा और ब्रांच अकाउंट भी पूछा जा रहा है, हायर परचेज भी पूछा जा रहा है, इंश्योरेंस क्लेम भी पूछा जा रहा है। तो ये जो भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से सारे यूट्यूबर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन एडवांस अकाउंट के ऊपर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है। सब लोग वही क्लास 11 से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसी का कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो अभी तक और कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं सिखा रहा है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे चैनल से आप लोगों को मिलने वाला है मटेरियल वो एकदम यूनिक और अलग मिलेगा हर चैनल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास में उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिकार शुल्क के बारे में। चैप्टर का नाम ही है अधिकार शुल्क और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में लिखा गया है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि अधिकार शुल्क क्या होता है ना। अधिकार शुल्क नाम सुनकर के ही लग रहा होगा कि अधिकार के बदले में दिया गया भुगतान अधिकार शुल्क कहलाता है। ठीक है, अधिकार के बदले में। तो किस प्रकार का अधिकार? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कोयले की खान का नाम सुना होगा। कोयले की खान, किताबों का प्रिंटिंग की बात सुना होगा आपने, किताबों की प्रिंटिंग। भट्ठे का व्यापार आपने सुना होगा। इसी तरीके से ऑयल वेल का सुने होंगे, कुएं तेल का व्यापार। ये सब व्यापार में रॉयल्टी चलती है ना। जैसे आपका घर जहां पर भी है, हो सकता है उस जमीन के नीचे कुछ प्राकृतिक ऐसे चीजें पाई जाएं जो बहुत ही यूजफुल हो, जैसे कच्चा तेल मिल जाए, कोयला मिल जाए। ये सब चीज़ें ज़मीन के नीचे ही पाई जाती हैं। तो मान लीजिए ज़मीन के नीचे अगर कोयले की खान मिल गई तो वो आपकी ज़मीन जो होता है उसे खाली करवा दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पे किसी भी आम जनता का अधिकार नहीं होता है, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, भले ही किसी के ज़मीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों ना मिला हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हटवा देती है, उस जो भी पर्सन के ज़मीन के नीचे मिलता है उस पर्सन को वहाँ से हटा करके उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करके हटा देती है। उसके बाद उस पूरे एरिया को गवर्नमेंट ऑक्युपाइड कर लेती है। अब जो सबसे बड़ी समस्या बन के आती है वो ये होती है कि वहाँ से जो कोयले निकाले जाएंगे उसको निकाले कौन? तो गवर्नमेंट तो निकालने आएगी नहीं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, एक किसी थर्ड पार्टी से डील करती है और उससे बोलती है कि आप कोयला निकालिए और मार्केट में बेचिए, लेकिन निकालने के बाद जो भी आप निकालेंगे उसी के अनुसार हमको आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से हम कह दें कि एक साइड में गवर्नमेंट होगा, एक साइड में कोई अदर पर्सन होगा। कोयले की खान से ये जो भी कोयला निकालेंगे उसी पे कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक टन पे हमें 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया हर एक टन पे। तो जितने टन कोल निकाले जाएंगे उसी टन में 1 रुपये से मल्टीप्लाई करके जो पैसा बनेगा वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। तो इसी को बोलेंगे रॉयल्टी। मतलब किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में ले करके उस पर प्रोडक्शन करना और उसी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट करना अधिकार शुल्क कहलाता है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा किताबों के भी केस में कि किताब को लिखता कोई और है और उसे छापता कोई और है।
तो जो व्यक्ति किताब को लिखता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता वो किताब को छापे भी और बेचे भी, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग किताबों को लिखने में लगा रहता है। तो उसका काम होता है सिर्फ किताब को लिख देना। अब उस किताब को छापने का अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। तो जब एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है तो वही व्यक्ति उस किताब को छाप सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छाप सकता। तो जिस भी व्यक्ति से डील किया जाता है वही व्यक्ति उस किताब को छापता है और छाप के मार्केट में बेचता है। जितनी भी किताबें बिकती हैं, हर किताब के पीछे कुछ पैसा वह छापने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को दे देता है जिस व्यक्ति की किताब को वो छाप रहा था। मतलब आथर को पब्लिशर पैसा देता रहता है नंबर ऑफ बुक सोल्ड के अकॉर्डिंग। तो जो भी पेमेंट करता है पब्लिशर आथर को, उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। सेम इसी तरीके से भट्टे के व्यापार में भी आ जाएंगे। जिसने अपने भट्टे को बनाया, हो सकता है उसके पास इतना समय ना हो कि वहाँ पर बैठ करके वो देख रेख करे, ईंट को निकलवाए, ईंट को बेचे, इतना सारा काम न कर सके, तो वो अपना भट्टा तो लगवा दिया लेकिन वो चलाने का काम किसी और व्यक्ति को दे दिया और उससे बोला कि जितने भी भट्टे निकलेंगे ये, उससे हर एक ईंट पे हमको आप 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पेमेंट करते रहेंगे। तो वो जो पेमेंट होगा वो भी रॉयल्टी कहलाएगा। ऐसे ही कुएं के तेल हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में कच्चा तेल मिल गया, अब उसको निकाला जाएगा, बेचा जाएगा, तो वो भी पेमेंट जो होगा वो रॉयल्टी कहलाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हम अपने अधिकार में लेते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और उसी कमाई का कुछ भाग उस व्यक्ति को दे देते हैं जो व्यक्ति उसका मालिक होता है। तो उसी को हम बोलते हैं रॉयल्टी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा अधिकार शुल्क। अब हम बात करते हैं ये न्यूनतम किराया क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक व्यक्ति जब इस तरीके का डील करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम बात करें कि एक है ऑथर मतलब बुक को लिखने वाला और एक है पब्लिशर बुक को छापने वाला। ऑथर ने बुक को लिख दिया, इसने बुक को लिखा, अब इनका काम है उसकी प्रिंट करके मार्केट में बेचना। दोनों के बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर जाकर के आगे काम किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि पब्लिशर जितनी भी बुक सोल्ड करेगा, हर बुक के पीछे इनको 10 रुपया पे करेगा, वो रॉयल्टी के रूप में होगा। अब समस्या इस बात की है कि मान लीजिए ऑथर ने इनसे बोला कि आप हमारी बुक को पब्लिश करिए, मार्केट में बेचिए, हर बुक के पीछे 10 रुपया हमको केवल आप दे दीजिएगा। किसी दूसरे ऑथर ने इनसे डील किया और उसने कहा कि हमको आप सिर्फ 5 रुपये दीजिएगा हर बुक के पीछे। तो ये तो कम मांग रहा है जबकि ये ज़्यादा मांग रहे थे, तो हो सकता है ये पब्लिशर इनकी बुक को ज़्यादा बेचे और इनकी बुक को कम बेचे। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए दोनों के बीच में एक डील होता है कि देखिए आप जितनी बुक बेचेंगे, हर एक बुक के पीछे मुझे 10 रुपया चाहिए ही चाहिए, पर मैं हर महीना आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट भी लेना चाहूँगा। कहने का मतलब इसने कहा कि हमें फिक्स्ड हर महीना 10,000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 10,000। अब अगर पब्लिशर, सोचिए पब्लिशर कितनी बुक बेच दे कि 10,000 रुपया बन जाए इनका, तो एक बुक पे 10 रुपया बनता था। तो इसका मतलब 1,000 अगर बुक को बेचेंगे तब 10 रुपये के रेट से 10,000 रुपया बनेगा। तो 10,000 रुपया इस पब्लिशर को ऑथर्स को देने के लिए 10,000 के बदले में 1,000 बुक बेचना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये पब्लिशर सिर्फ 400 ही बुक बेच पाया, बुक सोल्ड तो किया लेकिन सिर्फ 400। अगर सिर्फ 400 ही बुक बेच पाएगा तो उस केस में 400 बुक पे 10 रुपये के रेट से 4,000 रुपया बन रहा है। तो 4,000 जब देने जाएंगे तब ये ऑथर कहेगा कि मैं 4,000 नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक बुक के पीछे मुझे 10 रुपये के हिसाब से तो चाहिए, लेकिन किसी भी महीने में हम 10,000 से कम भी नहीं लेंगे। मतलब 400 ही अगर आप किताब बेच पाए हैं
10 रुपए के रेट से 4,000 आप हमारा केवल निकाल पा रहे हैं, तो आप हमको 4,000 देंगे तो हम 4,000 नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए 10,000 रुपया। तो उस केस में इस पब्लिशर को अपने जेब से 6,000 रुपया लगा के देना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या रीजन था जो 400 बुक केवल बिक पाया? इससे कोई भी मतलब आथर का नहीं होता है, चाहे वो बीमार रहे हो, चाहे कुछ भी रहे हो, चाहे लाइट कट गई हो, चाहे वर्कर ना रहे हो, कोई भी रीजन हो, वो अपना पब्लिशर समझे। लेकिन 6,000 जेब से लगा के कुल मिला के 10,000 इनको देना पड़ेगा। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम रख दिया जाता है, इसी फिक्स्ड अमाउंट को बोलते हैं न्यूनतम किराया, मतलब मिनिमम रेंट। बात क्लियर हो गया? कहने का मतलब ऑथर और पब्लिशर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि इतना पेमेंट चाहिए ही चाहिए। उसी फिक्स्ड अमाउंट को हम न्यूनतम किराया या मिनिमम रेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं लघुकार क्या है। तो लघुकार यही है कि फिक्स्ड अमाउंट से अगर कम रॉयल्टी बनेगी तो जितना भी कम बन रहा है वो लघु कार्य कहलाएगा। जैसे 10,000 रुपया ऑथर ने कहा था कि हर साल हमको चाहिए ही चाहिए। पब्लिशर ने बहुत प्रयास किया लेकिन पूरे महीने भर में सिर्फ और सिर्फ 400 ही बुक बेच पाया। तो 10 रुपए के रेट से 4,000 रुपया बनता है, तो 4,000 रुपया देने जाएगा तो ये ऑथर बोलेगा भाई मैं तो 10,000 की मांग किया था, तुम किस बात का 4,000 रुपया लाए हो। तो उस केस में ये ऑथर पब्लिशर से बोलेगा कि मुझे 4,000 नहीं बल्कि मुझे 10,000 चाहिए। कहाँ से दोगे वो तुम समझो। तो फिर पब्लिशर को ये 6,000 रुपया अपनी जेब से देना पड़ेगा। और ये जेब से इसीलिए देना पड़ा क्योंकि वो काम कम कर पाया था, 6,000 रुपये तक काम नहीं कर पाया था। तो इसी को हम बोलते हैं लघु कार्य। कहने का मतलब लघु कार्य तब होगा जब कभी भी मिनिमम रेंट मतलब न्यूनतम किराया आपका ज़्यादा होगा रॉयल्टी से। अगर रॉयल्टी से ज़्यादा मिनिमम रेंट होगा तो फिर डिफरेंस अमाउंट लघु कार्य बन जाएगा। सरप्लस की बात करें तो जस्ट उल्टा होता है। अगर फिक्स्ड किराया 10,000 है, पब्लिशर ने पूरे महीने भर में 2,000 बुक को बेच दिया, तो एक बुक पे 10,000 की रेट से 20,000 रुपया बनता है। ये 20,000 रुपया जब बनेगा तो पब्लिशर ऑथर को पेमेंट करने जब जाएगा तो बोलेगा भाई देखो तुम 10,000 बोले थे कम से कम, और जबकि हम तुम्हारे हिस्से में 20,000 रुपया बना के लाए हैं। मतलब हम ज़्यादा काम किए हैं इसीलिए तुम्हारा ज़्यादा पैसा भी निकल रहा है। क्योंकि ऑथर बोला था कि मैं 10 रुपया हर एक बुक पे लूँगा, लेकिन 10,000 से कम भी नहीं लूँगा। ज़्यादा लेगा लेकिन कम नहीं लेगा। तो यहाँ ज़्यादा 20,000 हुआ था तो उस केस में इसको छोड़ के वो 20,000 लेगा। तो कितने रुपए से ज़्यादा हुआ? तो 10,000 से। उसी 10,000 को बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस की कंडीशन ये है जब मिनिमम रेंट कम हो जाए रॉयल्टी से, तब उस केस में सरप्लस बनेगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं लघु कार्य वसूली क्या है। तो ध्यान से आप समझिएगा। अभी आपको मैंने दो चीज़ों को समझाया। एक कि अगर पब्लिशर पूरी मेहनत करे फिर भी महीने भर में 400 ही बुक बेच पाए तो 10 रुपए की रेट से 4,000 ही रॉयल्टी बना, जबकि वो कम से कम 10,000 की मांग किया था। तो 6,000 रुपये उसको जेब से लगा के देना पड़ा था। ये शॉर्ट वर्किंग बना था, मतलब लघु कार्य बना था। और दूसरा केस आपको बताया कि अगले साल में उसने बड़ी कोशिश की और 2,000 किताबों को बेच दिया, तो 10 रुपये के रेट से 20,000 रुपया उसका बनता है। तो 20,000 जब बना तो 10,000 से ज़्यादा बना, तो उस केस में 10,000 रुपया उनको न दे करके पब्लिशर कहेगा देखिए पिछले वाले साल में हम आपको 6,000 रुपया अपनी जेब से भरे थे, तो इस साल मैं आपके द्वारा कहे हुए अमाउंट 10,000 को तो देंगे ही देंगे, प्लस जो ज़्यादा बना है
उसमें से पहले हम जो पिछले कई सालों तक घाटा सहे थे उसको काट लेंगे। तो उस केस में ऑथर और पब्लिशर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई तुम जिस साल में अपने जेब से पैसा लगा करके हमको पेमेंट करोगे, उस साल वाले का पेमेंट आगे के 2 सालों में, आगे के 3 सालों में, आगे के 5 सालों में जब भी कभी सरप्लस करना तो काट लेना, फिर जो बचे तो दे देना। इस तरीके से इन दोनों के बीच में डील होता है। मतलब ऑथर पब्लिशर को ये थोड़ा सा रिलीफ दे देता है कि देखो भाई मुझे 10,000 तो चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी साल में तुम 10,000 हमारी रॉयल्टी नहीं बना पाओगे तो जितना अपने जेब से लगा के हमको दोगे उस पैसे को आगे के 2 साल 3 साल में आप जब सरप्लस अर्न करिएगा, सरप्लस बनाइएगा तो काट लीजिएगा। तो उस केस में जस्ट आगे ही साल में 10,000 से ज़्यादा सरप्लस बना था, तो उस केस में 10,000 में से पहले 6,000 काट लिया जाएगा, बचा हुआ 4,000 रुपया जो है वो ऑथर को दिया जाएगा। 4,000 प्लस 10,000 कुल मिला के 14,000 दे दिया जाएगा, 6,000 काट लिया जाएगा। तो वही जो 10,000 रुपया में से 6,000 रुपया काटा गया, उसी 6,000 को ही हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब मतलब लघु कार्य वसूली। कहने का मतलब कि जब कभी भी पब्लिशर अपनी जेब से पैसा लगा करके ऑथर को दे और वह जेब से लगाया हुआ पैसा आगे के साल में वसूली एक्सेस मनी होने पे, सरप्लस होने पे काट ले, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड क्या है, लघु कार्य वसूली क्या है। तो जब ऑथर पब्लिशर को ये बोलता है कि आगे के साल में जब सरप्लस होगा तो काट लीजिएगा, तो मनमानी साल नहीं देता है, बल्कि लिमिटेड ईयर पहले ही बता दिया जाता है। जैसे आगे के 2 साल, आगे के 3 साल, ऐसा बोल दे। अगर बोल दे कि आगे के 2 सालों में जब भी सरप्लस होगा तो आप अपने जेब से जो पैसा हमें अभी लगा के दे रहे हैं उसको काट लीजिएगा, तो फिर आगे के ही 2 साल के सरप्लस से काटा जा सकता है। मान लीजिए आगे के 2 सालों में सरप्लस कहीं हुआ ही नहीं, तो फिर 6,000 रुपये को काट नहीं सकते हैं। अगर तीसरे साल में सरप्लस हुआ तो उस 6,000 रुपये को तभी काटा जा सकता है जब आगे के 2 सालों के अंदर ही कहीं सरप्लस हो जाए। अगर 2 साल के अंदर सरप्लस नहीं होता है तो फिर ऑथर के पास ये पावर होती है कि पब्लिशर को पैसा न काटने दे। तो जब पब्लिशर पैसा नहीं काट पाता है तो फिर उसी अमाउंट को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। ठीक है, अभी हमारे 3 पॉइंट हैं, हड़ताल, तालाबंदी और सरकारी अनुदान। हड़ताल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा कि कर्मचारी आए हुए हैं, अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी मालिक और कर्मचारी के बीच में बातें बिगड़ जाती हैं किसी भी बात को लेकर के, तो उस केस में कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। ऑफिस के अंदर होते हैं, फैक्ट्री के अंदर होते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर होंगे लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं हड़ताल, स्ट्राइक। क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे बताएंगे। हड़ताल का असर दिखाई देता है मिनिमम रेंट के ऊपर, मतलब न्यूनतम किराए के ऊपर। जिस साल में हड़ताल होता है उस साल में मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाता है। ये कॉपीराइट के केस में देखने को नहीं मिलेगा, ये कोल माइन के केस में मिलेगा, कोयले की खदान में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्राइक। अब बात करते हैं लॉकआउट क्या होता है, तालाबंदी। तालाबंदी और हड़ताल दोनों सेम ही तरीके से होता है। दोनों ही केसों में काम नहीं किया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, बस अंतर इतना होता है कि हड़ताल के केस में कर्मचारी अंदर होकर के काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। तालाबंदी के केस में वो अंदर जाते ही नहीं हैं, बल्कि गेट पर ही बैठ जाते हैं। मतलब फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं होने देते हैं, गेट पर ही सब लोग धरने पे बैठ जाते हैं, जिसको बोलते हैं तालाबंदी। तो तालाबंदी के भी केस में न्यूनतम किराया कम कर दिया जाता है, मतलब जिस ईयर में ऐसा कुछ होता है उस ईयर में कम कर दिया जाता है। जैसे सोचिए कि आप
कोयले की खदान के मालिक हैं, तो कोयले की खदान के केस में मालिक को लैंडलॉर्ड बोलते हैं या लेसर बोलते हैं, और जो उसे लेता है लीज पे उसको लेसी बोलते हैं। तो लेसी क्या करता है, कोयले की खदान को लेकर के कोयला निकलवाता है और उसी के अनुसार लैंडलॉर्ड को पेमेंट करता रहता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश लेसी कोयले को निकलवाने के लिए गया और लेसी के यहाँ के सभी कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए या तालाबंदी करा दिए, कोई काम ही नहीं किया, तो ये तो लैंडलॉर्ड को पता है ना कि ये लेसी की कमी से नहीं हुआ है, लेसी की लापरवाही नहीं थी, बल्कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही है। तो जब कर्मचारियों की लापरवाही होती है तो मालिक क्या करता है कि उस साल के न्यूनतम किराए को कम कर देता है। कर्मचारियों के द्वारा जब कभी भी लापरवाही की जाती है और काम प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उस ईयर में मालिक की रॉयल्टी कम बन पाती है। तो मालिक को पता है कि ये लेसी का फॉल्ट नहीं है, मतलब हमने जिसके साथ डील किया था फॉल्ट उसने नहीं किया है, बल्कि उसके जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्होंने किया है। तो उस केस में ये मालिक उस ईयर के न्यूनतम किराए को कम कर देता है। मतलब जिस भी ईयर में हड़ताल या तालाबंदी होता है उस ईयर का मिनिमम रेंट कम कर दिया जाता है। कैसे कम किया जाता है वो भी आगे के क्वेश्चन जब आपको बताए जाएंगे तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करके समझाया भी जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुदान क्या है। अनुदान में क्या होता है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे आपको अभी हमने बताया था कि जिस भी ईयर में पब्लिशर, जस्ट जो अभी कॉन्सेप्ट मिटाए हैं वहाँ ऑथर और पब्लिशर था। कॉपीराइट के केस में जब आएंगे तो ऑथर और पब्लिशर होंगे, और कोल माइन के केस में जब आएंगे तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड और लेसी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि पब्लिशर जिस ईयर में अपनी जेब से पैसा लगा के दिया था उस पैसे को आगे के कुछ सालों में काटने की उसको परमिशन थी। सेम उसी तरीके से यहाँ कोल माइन के भी केस में लेसी जिस ईयर में पैसा अपनी जेब से लगा के लैंडलॉर्ड को देता है, लेसी के पास ये पावर होती है कि आगे के कुछ सालों में उस पैसे को काट ले। किसी रीजन बस अगर उस पैसे को नहीं काट पाता है, समय सीमा खत्म हो जाता है, जैसे लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप जिस भी साल अपने जेब से पैसा लगा के हमको देंगे उस पैसे को आगे के 3 सालों में जब भी सरप्लस होगा तो आप काट लीजिए, और आगे के 3 सालों में मान लीजिए कोई सरप्लस हुआ ही नहीं। जब आगे के 3 सालों में कोई भी सरप्लस नहीं होगा तो लेसी उस पैसे को काट ही नहीं सकता। तो फिर उस केस में लेसी के लिए वो लॉस हो जाता है और लेसी को वो पैसा पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है, जिस ईयर में जा कर के रिक्रूटमेंट करने की पावर खोता है। तो फिर उस ईयर में उसका घाटा हो जाता है। तो जब उस ईयर में उसका घाटा होगा तो उस पैसे को वो पीएल में ट्रांसफ़र करने लगता है। तो वो जो घाटा उसको जिस ईयर में हुआ है उसी घाटे को कंपनसेट करता है गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए 3 साल के बाद वो रिक्यूप नहीं कर पाया और उसका 10,000 रुपया घाटे के रूप में जा रहा है, अब उसका लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट कहता है चलो भाई 40% मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उस केस में 4,000 रुपया गवर्नमेंट लेसी को दे देती है। तो उस लेसी का जो घाटा होता है वो 10,000 ना होकर केवल 6,000 का होता है। तो एक तरीके से 4,000 रुपया जो इसको मिला है लेसी को वो गवर्नमेंट से मिला है, वो भी एज ए सब्सिडी के रूप में मिला है। तो उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी। क्लियर हो गया? तो ये सब आपके मेजर वर्ड थे या टर्मिनोलॉजी कह लीजिए हैं जो रॉयल्टी चैप्टर में यूज होता है। कैसे गवर्नमेंट सब्सिडी निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, कब लॉकआउट होगा तो लॉकआउट का ईयर वाला रेंट कैसे कम किया जाएगा, स्ट्राइक के केस में कैसे कम किया जाएगा, इन सब के बारे में आपको एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के समझाए जाएंगे। फिर उसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वो सारे एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी कोई कन्फ्यूजन डाउट आपके मन में बन रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके अपने सारे डाउट को पूछ सकते हैं। सभी लोगों के लिए सारे पॉइंट्स नए लग रहे होंगे, सारी टर्मिनोलॉजी नई लग रही होगी, कन्फ्यूजन ज़रूर बनेगा। एक बार न पढ़ के आप वीडियो को 2 से 3 बार देख करके पढ़ लीजिएगा। पहले टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग क्लास 11th में
बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, बट जब लोग बीकॉम में आते हैं तो मोस्टली लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी भी करने लगते हैं। तो वो लोग ग्रेजुएशन प्लस प्रिपरेशन जब करते हैं तो ग्रेजुएशन की चीज़ों को कम ध्यान देते हैं, सिर्फ तैयारी पे फोकस करते हैं और ग्रेजुएशन की चीज़ों को लिख पढ़ करके इससे वैसे पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं और जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं तो यहीं आकर के फंसने लगते हैं। तो पहले एकदम बेसिक से आप सीखिए कि टर्मिनोलॉजी क्या चीज़ है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, मतलब फिर चैप्टर को डीप से पढ़ने का प्रयास करिए। तो इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो चला करके देख करके पहले सारे टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, फिर आगे के वीडियो में हम आप लोगों को और भी कुछ ऐसे ही यूनिक चीज़ों के बारे में बताएंगे रॉयल्टी से रिलेटेड ही चैप्टर से। पहले रॉयल्टी ख़त्म करेंगे, फिर हायर परचेज, फिर आगे जो भी चैप्टर हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।